नमस्कार दोस्तों, प्यारे बच्चों। आज केंद्रीय विद्यालय संगठन दिल्ली संभाग के सौजन्य से एक बार पुनः आपके समक्ष एक कविता लेकर हम प्रस्तुत हुए हैं और मुझे आशा है आप सभी जो इस समय इस कविता को पढ़ने के लिए उत्सुक हैं, आप सबको पहले ही सूचना दे दी गई थी। पिछले कुछ दिनों से जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में एक प्रयास कि आप अपने पाठ्यक्रम से जुड़े रहें। आपकी उपस्थिति लगातार दर्शा रही है कि आप पढ़ने के लिए उत्सुक हैं और वर्तमान चुनौतियों का सामना करने के लिए आप सक्षम भी हैं। आप सभी जो लगातार इस लाइव क्लास से जुड़ रहे हैं, आपको पुनः सूचित किया जा रहा है कि हम अपने प्रयासों को निरंतर सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और इस प्रक्रिया में आज से आपको एक लिंक भी शेयर किया गया है जिसमें आप अभ्यास कार्य भी कर सकते हैं। तो आपको लगातार आपके पाठ्यक्रम से परिचित करवाना और वो सारी परिस्थितियां जिन्हें हम चुनौती के रूप में ले रहे हैं उसका सामना सक्षम है। तो आप सबसे निवेदन कि इस लाइव क्लास में आपकी उपस्थिति के साथ साथ आप अपनी टिप्पणियां अवश्य लिखें, क्योंकि आपकी वो टिप्पणियां, आपकी वो प्रतिक्रियाएं हमें प्रेरित करती है कि हम अपनी गलतियों में सुधार करें और साथ ही साथ जो आपके मन की जिज्ञासाएं हैं, जो मन के प्रश्न हैं, उनको भी हम हल करें। और कुछ विद्यार्थी जिन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएं दी थी, टिप्पणियां दी थी, उनके उत्तर देने का प्रयास मैंने किया है और उम्मीद करता हूं आप सभी इसी तरह अपनी जिज्ञासाओं के साथ हमें प्रेरित करेंगे। आप सबका जो इस लाइव क्लास में आ चुके हैं उनका स्वागत। मैं देख पा रहा हूं अलग अलग दिल्ली के केंद्रीय विद्यालयों में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं वो इस लाइव क्लास से जुड़ रहे हैं। तो हम शुरू करने जा रहे हैं आज की कविता, जिसके कवि हैं रघुवीर सहाय और कविता का शीर्षक है कैमरे में बंद। मैं आशा करता हूं इस बार स्क्रीन पर आप उसे कुछ साफ देख पा रहे होंगे, क्योंकि पिछली कुछ कक्षाओं में कुछ कमियां रही, उनको सुधारने के लिए आप लोगों ने जो सुझाव दिए उसके आधार पर ये प्रयास और हमारी आज की कविता कैमरे में बंद अपाहिज, जिसके कवि हैं रघुवीर सहाय। तो आज के इस कालांश में हम जो पढ़ेंगे, सबसे पहले हम कवि परिचय में कवि के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। उसके बाद काव्य पाठ होगा, व्याख्या करते हुए उसका भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य का पक्ष देखा जाएगा। उसके उपरांत पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को देखा जाएगा और उसके उपरांत थोड़ा सा अभ्यास कार्य। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी इस लाइव वीडियो को देख रहे होंगे, अपने साथियों के बीच शेयर कर रहे होंगे और आपकी प्रतिक्रियाओं में मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा, आपके जो भी प्रश्न हो, क्योंकि आपकी टिप्पणियां पढ़ना लगातार संभव नहीं हो पाता, लेकिन बाद में उन टिप्पणियों को मैं अवश्य देखता हूं और आपकी प्रतिक्रियाओं के आधार पर आपकी अपेक्षाओं को पूर्ण करने का प्रयास करता हूं। तो कवि हैं रघुवीर सहाय, कविता कैमरे में बंद अपाहिज। ये आपकी पाठ्य पुस्तक के वो चित्र जो शायद आपको जोड़ेंगे आपकी पुस्तकों से, क्योंकि जो नई छवियां, जो नए चित्र आप देखते हैं उनसे आप कविता का अनुमान शायद कभी कभी नहीं लगा पाते, लेकिन ये चित्र आपको आपकी पाठ्य पुस्तक से जोड़ेंगे। तो आपकी पाठ्य पुस्तक के चित्र जो कवि और कविता से जुड़े हुए हैं उन्हें यहाँ लेने का प्रयास किया गया है। तो शुरू करते हैं कवि परिचय। कवि रघुवीर सहाय का जन्म सन 1929 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ।
और उनकी प्रमुख रचनाएं अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक में छपी। उनका महत्वपूर्ण काव्य संकलन सीढ़ियों पर धूप में आत्महत्या के विरुद्ध और एक बहुत ही चर्चित कविता हंसो हंसो जल्दी हंसो धूप में आत्महत्या के विरुद्ध। उसके अतिरिक्त उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग से संबद्ध रहकर हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना और उसके बाद दैनिक नवभारत टाइम्स तथा दिनमान से जुड़कर अपनी पत्रकारिता के क्षेत्र को विस्तार दिया। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ और 1990 में उनका देहांत हो गया था। उन्हीं कुछ पंक्तियां, कुछ होगा अगर बोलूंगा, न टूटे तिलिस्म सत्ता का, मेरे अंदर एक कायर टूटेगा। रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील नागर चेहरा हैं। सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, बस, रेल और बाजार की बेलोस भाषा में उन्होंने कविता लिखी। घर मोहल्ले के चरित्रों पर कविता लिखकर इन्हें हमारी चेतना का स्थायी नागरिक बनाया। हत्या, लूटपाट और आगजनी, राजनैतिक भ्रष्टाचार और छल छद्म इनकी कविता में उतरकर खोजी पत्रकारिता की सनसनीखेज रपटें नहीं रह जाती, वरन आत्मान्वेषण का माध्यम बन जाते हैं। यह ठीक है कि पेशे से वे पत्रकार थे, लेकिन वे सिर्फ पत्रकार नहीं, सिद्ध कथाकार और कवि भी थे। कविता को उन्होंने एक कहानीपन और एक नाटकीय वैभव दिया। जातीय या व्यक्तिक स्मृतियां उनके यहाँ नहीं के बराबर हैं। इसका अर्थ भी समझेंगे कि उन्होंने किसी विशेष बहुत बड़े वर्ग के बारे में और अपनी व्यक्तिगत स्मृतियों को महत्व नहीं दिया। इसीलिए उनके दोनों पांव वर्तमान में ही गड़े हैं, यानी जो परिस्थितियां उनके सामने थी, जो हालात, उन हालात से जुड़कर उन्होंने अपनी मार्मिक उजास और व्यंग्यबूझी खुरदरी मुस्कानों से कविताओं को रचने का प्रयास किया। छंदानुशासन के लिहाज से भी वे अनुपम हैं, पर ज्यादातर बातचीत की सहज शैली में ही उन्होंने लिखा और बखूबी पत्रकार और कवि घटनाओं में निहित विडंबना और त्रासदी को भी उन्होंने लिखा। रघुवीर सहाय कविताओं की दूसरी विशेषता है छोटे या लघु की महत्ता को स्वीकार करना। महज बड़े कहे जाने वाले विषयों या समस्याओं पर ही दृष्टि नहीं डालते, बल्कि जिनको समाज में हाशिए पर रखा जाता है उनके अनुभवों को भी अपनी रचनाओं का विषय बनाते हैं। रघुवीर सहाय जी ने भारतीय समाज में ताकतवरों को उनकी हैसियत और सत्ता के खिलाफ भी साहित्य की पत्रकारिता से पाठकों का ध्यान खींचा है। रामदास नाम की उनकी कविता आधुनिक हिंदी कविता की एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। और अब हम आज की कविता का जिक्र करते हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक से ही मैं ये पढ़ने जा रहा हूँ, क्योंकि जब भी आप कविता पढ़ें, आप कवि परिचय तुरंत बाद एक अनुच्छेद दिया जाता है जिसमें आपकी कविता या गद्य पाठ है तो गद्य पाठ का मूल सार दिया जाता है। आपसे आग्रह करूंगा कि आप उस सारांश को अवश्य पढ़ें और उसे याद रखने से आपकी उस विषय के संबंध की जानकारी और अधिक गहरी हो जाएगी कि मूल आधार उस कविता रचना का क्या था या गद्य पाठ का क्या था, उसे समझना सरल होता है। अत्यंत साधारण और अनायासी प्रतीत होने वाली शैली में समाज की दारुण विडंबनाओं को पकड़ने की जो कला रघुवीर सहाय की कविताओं में मिलती है, उसका प्रतिनिधि उदाहरण है यहाँ प्रस्तुत कविता कैमरे में बंद अपाहिज, जो कि उनके काव्य संग्रह लोग भूल गए हैं उससे ली गई है। शारीरिक चुनौती को झेलते व्यक्ति से टेलीविजन कैमरे के सामने किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए
उससे कैसी भंगिमा की अपेक्षा की जाएगी, उसका लगभग सपाट तरीके से बयान करते हुए कवि ने एक तरह से पीड़ा के साथ दृश्य संचार माध्यम के संबंध को रेखांकित किया है। किसी पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील होने और दूसरों को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। लेकिन विडंबना यह है कि आप जब पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास करते हैं, तब कारोबारी दबाव के तहत आपका रवैया संवेदनहीन। जी की यह कविता टेलीविजन स्टूडियो के भीतर की दुनिया को उभारती जरूर है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि इसे सिर्फ टेलीविजन माध्यम से जोड़कर देखा जाए। अपनी व्यंजना में यह कविता हर ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा करती है जो दुख, दर्द, यातना, वेदना को बेचना चाहता है। इस कविता को शारीरिक चुनौती झेलते लोगों के प्रति संवेदनशील नजरिया अपनाने के लिए प्रेरित करते पाठ के रूप में भी देखा जा सकता है। इसके लिए कवि ने धुर संवेदनहीनता को रेखांकित करने का तरीका अपनाया है। वह दिखलाता है कि किस तरह करुणा जगाने के मकसद से शुरू हुआ कार्यक्रम क्रूर बन जाता है। कैमरे में बंद अपाहिज। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान। हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। देता है? कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए। वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? हम खुद इशारों से बताएंगे, क्या ऐसा? सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए। कैमरा चलाने वाले व्यक्ति को कुछ निर्देश दिए जा रहे हैं। उसी प्रक्रिया में लगातार दबाव डाला जा रहा है कि आपको अपाहिजपन के कारण जो दुख हो रहा है वह कैसा लगता है। हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा? सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए। यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतजार करते हैं आप का। करते हैं? यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आग की एक बड़ी तस्वीर और उसके होठों पर कसमसाहट। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा समझेंगे। एक और कोशिश। दर्शक धीरज रखिए। देखिए, हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो। पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। धन्यवाद। एक नाटकीयता लिए हुए ये कविता, जिसमें कार्यक्रम का प्रस्तुतकर्ता समाज के सामने समाज के विकलांग, अपाहिज या आजकल की जो हमारी भाषा है जिसमें हमें कहा जाता है दिव्यांग, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति जो शारीरिक रूप से कहीं किसी अंग से असक्षम है, वास्तव में वो अपने किसी दूसरे गुण के कारण सक्षम है।
कि वो विकलांगता उसके जीवन में चुनौती के रूप में आती है और वह व्यक्ति उस चुनौती को न केवल सामना करते हुए परास्त करता है, बल्कि अपने किसी दूसरे गुण के सहारे अपनी विशेष पहचान बनाने में सफल हो जाता है। लेकिन सामान्य इसी स्थिति में दूरदर्शन से हम शुरू करने जा रहे हैं। तो यहाँ दूरदर्शन का पहला जो अर्थ है उसे आप टेलीविजन के प्रत्येक चैनल के लिए इसका इस्तेमाल होना चाहिए। दूरदर्शन टीवी को कहा जाता है। तो टीवी पर जितने भी कार्यक्रम दिखाने वाले चैनल्स हैं, केवल आप भारत के दूरदर्शन चैनल को उसके रूप में नहीं लेंगे, बल्कि दूरदर्शन पर जितने भी समाचार या मनोरंजन के या ज्ञानवर्धन के अन्य चैनल्स हैं, वो सारे ही दूरदर्शन हैं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे हम समर्थ शक्तिवान। यहाँ हम कहने वाला कौन है? कार्यक्रम का प्रस्तुतकर्ता, कार्यक्रम का संचालक, मीडिया। वो मीडिया कर्मी जो कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है वो अपने को बहुत शक्तिवान मानता है। शक्तिवान कि दुनिया में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली वही है। कभी कभी आप ऐसे समाचार भी देखते सुनते होंगे जहाँ कोई मीडिया कर्मी अपनी ताकत का दुरुपयोग भी करता है। जनसंचार माध्यमों में आपने पढ़ा और पाया होगा कि पत्रकारिता का जो मिशन था, जो ध्येय था, आज वो व्यवसाय में बदल गया है। और जहाँ व्यावसायिकता आ जाती है वहाँ सिर्फ लाभ कमाना उद्देश्य रह जाता है। तो वो पत्रकारिता जो कभी गणेश शंकर विद्यार्थी ने की थी, वो पत्रकारिता जो कभी अगे ने की थी, धर्मवीर भारती ने की थी, या स्वयं रघुवीर सहाय किया करते थे, उसका रूप बदलता चला जा रहा है। आज लोग मीडिया कर्मी के रूप में जहां कुछ अच्छे कार्यक्रम चला रहे हैं, वहीं कुछ लोग पैसा और पावर के खेल में अपने को बहुत आगे ले जाने के लिए अपने चैनल्स बना रहे हैं। और ये व्यावसायिकता लगातार उन्हें अहंकारी बनाती है। वो और अपने आप को क्या मानते हैं? शक्तिवान, कि हम समर्थ हैं, कि हम कुछ भी कर सकते हैं। और आप देखते हैं मीडिया पर हम सभी बहुत ज़्यादा विश्वास भी करते हैं। बहुत सी ऐसी घटनाएं, बहुत से ऐसे कार्यक्रम जो टीवी पर हम देख लेते हैं, उनका प्रभाव हमारे मनो मस्तिष्क पर ऐसा पड़ जाता है कि हम उसे सच भी मान। इसीलिए टीवी पर ऐसे भी कार्यक्रम आते हैं जो झूठी खबरों का पर्दाफाश भी करते हैं। और वास्तव में मीडिया का जो उद्देश्य था वो क्या था? समाज के कमजोर वर्ग को समानता के साथ उसकी शक्ति का एहसास कराते हुए एक समर्थ सक्षम जीवन जीने के लिए प्रेरित करना। इसलिए भारत में जो दूरदर्शन का सूत्र है, जो उसका ध्येय है, जो उसका उद्देश्य है, आपने टीवी पर देखा होगा, सत्यम शिवम सुंदरम, कि दूरदर्शन का उद्देश्य सत्य को सामने लाना है, शिव अर्थात कल्याण करना है, और सुंदरम समाज को सुंदर बनाना है। और वही उद्देश्य लेकर हम कार्यक्रम जब देखने बैठते हैं तो हमारे सामने जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता है उसी की तस्वीर में देखिए कवि क्या बता रहे हैं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम का अर्थ पुनः कार्यक्रम प्रस्तुता, संचालक, जिसे आप एंकर भी कह सकते हैं। हम समर्थ शक्तिवान, वो अपने को सबसे अधिक शक्तिशाली मानता है। और हम क्या करेंगे? हम एक दुर्बल को लाएंगे, दुर्बल, कमजोर, असक्षम, असमर्थ, लाचार, बेबस, मजबूर, एक बंद कमरे में। बंद कमरा वो स्टूडियो जहां रिकॉर्डिंग की जाती है। तो कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाना है, उसके लिए एक साक्षात्कार लिया जाना है। साक्षात्कार विधा के अंतर्गत जिस व्यक्ति को कैमरे के सामने लाया गया वो व्यक्ति दिव्यांग है। और उससे क्या प्रश्न पूछा जा रहा है? देखिए, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? आप समझ सकते हैं ये पहला ही प्रश्न उस व्यक्ति के मनोबल को तोड़ने के लिए काफी है। वो व्यक्ति शायद ये समझ कर आया होगा कि मुझे मेरी शक्तियों के साथ, मेरी विशेष पहचान के साथ दुनिया से रूबरू होने का अवसर मिलेगा,
लेकिन कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता उसके समक्ष एक क्रूर प्रश्न शुरू करता है और प्रश्नों की श्रृंखला बना देता है, तो आप क्यों अपाहिज हैं? कोई भी व्यक्ति अपाहिज होना नहीं चाहता। कभी कभी कुछ बच्चे जन्म से ही विकलांग होते हैं, किसी चिकित्सकीय कारण से, किसी अन्य कारण से, जन्म के बाद किसी रोग से ग्रस्त होने के कारण वो विकलांग हो जाते हैं, या समाज में कभी कभी चोट लगने से, कोई हादसा होने से, कोई दुर्घटना होने से, कोई एक्सीडेंट होने से भी लोग अपने किसी अंग को खो बैठते हैं और बहुत बार उनकी विकलांगता बिना कहे भी हम अपनी आंखों से देखकर समझ पाते हैं। लेकिन यहाँ कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता उससे प्रश्न पूछ रहा है कि आपका अपाहिजपन आपको दुख देता होगा। सामान्यतः कुंठा और हीन भावना से ग्रस्त व्यक्ति अपने उस अपाहिजपन से पीड़ा महसूस करता ही होगा, ये सामान्य बात है। और समाज में पूर्ण कोई भी नहीं है, क्योंकि 64 कलाएं मानी जाती हैं और ईश्वर भी जब धरती पर आए तो उन्हें भी बहुत बार मानवीय रूप में उन असमर्थताओं के साथ जीवन जीना पड़ा। पूर्ण होने से कोई नहीं है, लेकिन यहाँ एक ऐसा व्यक्ति जो शारीरिक रूप से अपंग है, विकलांग है, उसे और अधिक पीड़ा पहुंचाते हुए प्रश्न पूछा जा रहा है, आपको अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। तो यहाँ कोष्ठक में जो पंक्तियां दी गई हैं, ये नई कविता की नई श्रृंखला है, नई शुरुआत है। कवि लगातार नए नए प्रयोग करते हैं। तो ये जो ब्रैकेट में दी गई पंक्तियां हैं, कोष्ठक में दी गई पंक्तियां हैं, इनके बारे में आपको विशेष ध्यान देना होगा। ये कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता जो पर्दे के पीछे निर्देश देता है, कार्यक्रम संचालक रिकॉर्डिंग करने वाले लोगों को जो निर्देश देता है, ये वो पंक्तियां हैं, या कहा जाए तो ये उनका दोगला चरित्र है जो पर्दे के सामने नहीं आ पाता। कि पर्दे के पीछे उनका उद्देश्य देखिए क्या है, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। कि वो विकलांग व्यक्ति की पीड़ा को, उसके चेहरे के दर्द को बेचना चाहते हैं और वो उस भाव को समाज के सामने लाना चाहते कि हम इमोशनल हो जाएं, भावुक हो जाएं, उस कार्यक्रम के साथ अपना संबंध जोड़ लें और उसे देखें, ताकि उस संचालक को मिल सके। हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए। वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। अब उस पर दबाव डाला जा रहा है कि वो अपनी पीड़ा को, अपने कष्ट को, अपनी जीवन की उन परिस्थितियों को जहां उसे हर कदम पर चुनौती का सामना करना पड़ता है, वो उसके बारे में बताए। लेकिन वो तो इसके लिए तैयार होकर आया ही नहीं था। वो तो अपनी क्षमताओं के साथ समाज के सामने, समाज का हिस्सा बनकर, समाज के सहयोग की अपेक्षा के साथ अपना साक्षात्कार देने आया था। लेकिन उसे विवश किया जा रहा है कि वो अपनी पीड़ा को समाज के सामने प्रकट करे, अपनी असहजता को समाज के सामने प्रकट करे, और वो बता नहीं पा रहा है। सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? लगातार दबाव डाला जा रहा है कि वो अपनी विकलांगता, अपने अपाहिजपन के कारण जिन कष्टों का सामना कर रहा है, उसकी मनस्थिति क्या होती है, वो उसका जिक्र करे। और उसके बाद जब अपाहिज व्यक्ति कार्यक्रम के उस हिस्से में अपनी पीड़ा को प्रकट नहीं करता है, नहीं करना चाहता है, तो हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। तब वो उसे अभिनय करने के लिए कहता है कि तुम बताओ, कुछ ऐसा ऐसा बताओ, ताकि दर्शक इस कार्यक्रम से जुड़ते चले जाएं और दर्शकों के मन में आपके प्रति एक लगाव पैदा हो जाए, एक स्नेह पैदा हो जाए और एक आत्मीयता का संबंध जुड़ जाए। लेकिन वो आंसुओं के माध्यम से जल्दी जुड़ेगा, तो आप रो कर बताएं। लेकिन वो व्यक्ति जो कैमरे के सामने है, वो इस मनस्थिति के साथ वहां आया भी नहीं था, तैयार भी नहीं है, तो उस पर दबाव डाला जा रहा है, बताइए
थोड़ी कोशिश करिए। फिर कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता अपने मन की भड़ास निकाल रहा है, यह अवसर खो देंगे? या आप कितने खुशकिस्मत हैं कि कैमरे के सामने आपको आने का अवसर मिला और आप इस अवसर का लाभ नहीं उठा रहे। आपको इस मौके पर अपनी पीड़ा को प्रकट करना है और आप प्रकट नहीं कर रहे, इस मौके को गवा देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। अब कार्यक्रम रोचक बनाना, मनोरंजक बनाना, यानी एक असहाय व्यक्ति की पीड़ा को बेचना, वो उनके कार्यक्रम की रोचकता का हिस्सा है। कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के लिए, मनोरंजक बनाने के लिए वो उसे रुला देना चाहते हैं, और ये वास्तव में अन्याय है, क्रूरता है। और इसलिए बाद में एक प्रश्न भी आता है कि ये कविता वास्तव में करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है। तो वास्तव में उस अपाहिज व्यक्ति के प्रति करुणा का भाव प्रकट करना था, लेकिन उसे लाया जा रहा है। और साथ ही साथ देखिए, उससे भी बड़ा वो दर्द उस दर्शक को देने का प्रयास किया जा रहा है। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, करते हैं कि दर्शक भी उस दर्द को, उस पीड़ा को देखना चाहता है, ऐसा उनका मानना है। और कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता यह प्रश्न पूछ नहीं रहा है, सिर्फ अपने मन में, या फिर वही बात, उसका जो दोगला चरित्र है, पर्दे के पीछे का जो दृश्य है, जहां वो चाहता है कि समाज के दर्शक इस कार्यक्रम से जुड़ें और इतनी गहराई से जुड़ जाएं, इतनी आत्मीयता से जुड़ जाएं कि वो भी रोने लगे। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की बड़ी तस्वीर। तो आप देख सकते हैं इसी चित्र में नीचे एक चित्र, फूली हुई आंख, दर्द से भरी हुई आंख, आंसू से डबडबाई आंख, और उस आंख को वो दर्शकों के सामने लाना चाहता है, ताकि हम उस दर्द को, उन आंसुओं को देखकर उसके प्रति आकर्षित हो जाएं, उसके प्रति संवेदना रखने लगे। जैसे कि आप टेलीविजन पर देखते होंगे, बहुत से ऐसे कार्यक्रम आते हैं जहां छोटे छोटे बच्चों को व्यवसाय का औजार बनाकर हमारे सामने उन चित्रों में परोसा जाता है कि हम उनकी पीड़ा से हम इतने प्रभावित होते हैं कि हम इंतजार करते हैं इस कार्यक्रम का अगला दृश्य कब आएगा। और कार्यक्रम को वो इस तरह रोकते हैं कि आप अगले दिन पुनः उस समय की प्रतीक्षा करते हैं कि आपको देखना आगे क्या हुआ, उस बच्चे के साथ क्या हुआ, उस व्यक्ति के साथ क्या हुआ जिससे आपका संबंध जुड़ चुका है। तो उस फूली हुई आंख की बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके साथ होठों पर एक कसमसाहट, कसमसाहट, जब हम अपने मन की बात को कह नहीं पाते, अपनी विवशता के चलते अपने मन की पीड़ा को प्रकट नहीं कर पाते और बेबसी में अपने होठों को ही काटना शुरू कर देते हैं। तो वही बात कवि कह रहा है कि चित्र में वो दर्शकों को दिखाना चाहता है होठों की कसमसाहट। ये बेबसी उसकी विकलांगता की बेबसी या पीड़ा या दर्द नहीं है, वास्तव में वो उस कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता के क्रूर प्रश्नों का शिकार हो गया और वो उत्तर नहीं दे पा रहा है, लेकिन कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता मान के चलता है। देखिए क्या आशा है, आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। जैसे बच्चे कभी कभी टेलीविजन पर कोई कार्यक्रम है, बच्चा अपने किसी चंचल काम में व्यस्त है, अपने बचपन की जिंदगी जी रहा है, लेकिन दृश्य दिखाना है रोने का, डरने का। और बहुत बार ऐसे भी हमने साक्षात्कार टीवी पर देखे हैं जहां पर्दे के पीछे की सच्चाई दिखाई जाती है, तो पता चलता है कि बच्चों को मजबूर किया जाता है उस अभिनय के लिए, उसका बचपन उससे छीन लिया जाता है। जैसे 12वीं हिंदी ऐच्छिक में भी एक पाठ है, पालक बच गया, आप उसे अवश्य पढ़ें, कि छोटा बच्चा उसे तरह तरह की
सूचनाओं का भंडार उसके मनो मस्तिष्क में ऐसा भर दिया गया कि उससे वही प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, वो उसका उत्तर देता है। और हम टीवी पर उन वीडियोस को देखते हैं या व्हाट्सएप फेसबुक पर ऐसे वीडियोस देखकर हमें लगता है कि कितना कमाल का बच्चा है, लेकिन उसे कभी कभी मजबूर किया जाता है उसकी उन प्रतिक्रियाओं के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसे लाइक्स मिल सकें, ज़्यादा से ज़्यादा उसका व्यावसायीकरण किया जा सके। और वैसे ही यहाँ कोशिश की जा रही है कि उस अपाहिज व्यक्ति को जबरन रुलाया जा रहा है, लेकिन जब वो नहीं रोता है, अपनी पीड़ा को, अपनी बेबसी को अपने मन में ही दबाकर जीता है, तो एक और कोशिश। कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है। वो फिर से उस कमजोर का शिकार करता है। दर्शक धीरज रखिए। वो दर्शकों को भी संभाले रहता है कि हम कुछ ही मिनटों में फिर आपसे मिलेंगे, कुछ ही पलों के बाद फिर आपसे संबंध स्थापित करेंगे। देखिए, हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। तो यहाँ भी थोड़ा व्यंग्य किया गया है, दोनों एक संग रुलाने हैं। दोनों कौन कौन? उस कार्यक्रम में जिस व्यक्ति को साक्षात्कार देना था वो व्यक्ति, साथ ही साथ वो दर्शक यानी हम। और कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता हमें कठपुतली बनाकर अपने हिसाब से भावनाओं के बाजार में ले जाता है और हमें उस पीड़ा और दर्द का सहभागी बनाने की कोशिश करता है, ताकि हम उस कार्यक्रम को बार बार देखें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें और उसका व्यावसायिक लाभ उसे मिल सके। आप और वह दोनों। लेकिन जब वो विकलांग व्यक्ति अपनी मानसिक सबलता के बल पर हार मानने को तैयार नहीं है, तो अपनी निराशा, अपनी झुंझलाहट, अपनी क्रूरता को प्रकट करते हुए कार्यक्रम प्रस्तुत अलग देखिए क्या कहता है, कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो। और कविता की एक बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति, पर्दे पर वक्त की कीमत है। जी हाँ, ये पर्दा जो टेलीविजन स्क्रीन है उस पर कारण कई बार कुछ सेकंड ही क्लिप्स दिखाने के लिए आप विज्ञापन देखते होंगे। सामान्यतः जो आईपीएल मैच देखते हैं, क्रिकेट मैच देखते हैं, हर ओवर के बाद कुछ विज्ञापन आते हैं और कभी कभी तो हर बॉल के बाद विज्ञापन आना शुरू हो जाता है, क्योंकि उस समय दर्शकों की संख्या सबसे अधिक होती है और बाजार में अपनी चीज़ों का प्रचार प्रसार करना उपभोक्तावादी दृष्टिकोण। उस समय जो टेलीविज़न चैनल हैं, जो प्रसारण अधिकार अपने पास रखते हैं उस समय उस मैच को दिखाने का, वो वसूली का काम करते हैं उन सूचनाओं के लिए, उन कंपनियों के लिए जिनसे उन्हें लाभ मिल सके। इसीलिए कहा गया पर्दे पर वक्त की कीमत है। अब मुस्कुराएंगे हम। उसके बाद सोचिए, विकलांग व्यक्ति, अपाहिज व्यक्ति बेबसी से कर पाया, लेकिन कार्यक्रम प्रस्तुत करता हमेशा मुस्कुराहट के साथ लैस होकर आपके सामने आता है। और देखिए, अपने झुंझलाहट को वो समाज के सामने लाता नहीं है। मुस्कुराते हुए देखिए क्या कहता है, आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। तो इसमें कौन सा सामाजिक उद्देश्य पूरा हो रहा था? विकलांग व्यक्ति को उसकी दिव्यांगता का एहसास दिलाना या उसे रुलाना? यहाँ रुलाने की कोशिश की जा रही थी। तो सामाजिक उद्देश्य सिर्फ मुखौटा था, चेहरा था, ये करुणा का भाव था, लेकिन उसके पीछे क्या लाभ की कमाने की जो प्रवृत्ति थी वो क्या थी? क्रूरता। तो बस थोड़ी ही कसर रह गई। धन्यवाद। तो आप इस कविता को कठिन शब्दार्थ के साथ पुनः एक बार, समर्थ, सक्षम, दुर्बल, कमजोर, अपाहिज, अपंग या कि विकलांग, रोचक, दिलचस्प, इंतजार, प्रतीक्षा, अपंगता, अपाहिजपन, पर्दे पर, टीवी पर, कसर, कमी, शक्तिवान, ताकतवर, बंद कमरे में, टीवी स्टूडियो में,
दुख कष्ट वास्ते के लिए, कसमसाहट बेचैनी, धीरज धैर्य, वक्त समय। तो कविता का भावार्थ और कभी कभी भाव पक्ष लिखने के लिए जब कहा जाता है तो उस समय आप लिख सकते हैं। यह कविता वास्तव में सामाजिक उद्देश्य से प्रेरित है और हम उसे क्योंकि व्याख्या के अंतर्गत कर चुके हैं तो हम भाव सौंदर्य की ओर आते हैं। तो यहाँ मीडिया की मानसिकता पर करारा व्यंग्य किया गया है। कवि ने क्षीण होती मानवीय संवेदना का चित्रण किया है। दूरदर्शन के कार्यक्रम निर्माताओं पर करारा व्यंग्य किया है। अपाहिज की बेचैनी तथा मीडिया व दर्शकों की संवेदनहीनता को दर्शाया गया है। शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत मैं पहले ही बता चुका हूं, भाषा, शैली, छंद, शब्द शक्ति और अलंकार, इन सबको काव्य का शिल्प पक्ष कहा जाता है और 3 अंकों के लिए ऐसा प्रश्न आपके पाठ्यक्रम में पूछा भी जाता है। तो भाषा खड़ी बोली है, व्यंग्य किया गया है कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ताओं पर भी, साथ ही साथ उन दर्शकों पर भी जो मनोरंजन के नाम पर टेलीविजन के ऐसे कार्यक्रम को देखते हैं और व्यावसायिकता का शिकार हो जाते हैं जिन्हें छला जाता है। तो काव्य रचना में नाटकीयता तथा व्यंग्य है। मुक्तक छंद में या मुक्त छंद में रची गई कविता है। कुछ जगह अनुप्रास अलंकार है पर्दे पर, वैसे कुछ जगह प्रश्न अलंकार का प्रयोग किया गया जहां प्रश्नवाचक चिन्ह हो। बड़ा बड़ा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, तो इससे काव्यांशों की प्रभावशीलता बढ़ गई है। प्रश्नाभ्यास, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इन पंक्तियों में अहम की ध्वनि प्रतिध्वनि हमें सुनाई दे रही है और पत्रकारिता के बढ़ते वर्चस्व को दिखाया गया है। तो ये सारे प्रश्न मैं आपको एक लिंक जो मैंने शेयर किया है उसमें आप इन्हें देख सकते हैं। और अब हम पाठ्य पुस्तक के वो प्रश्न जो हमें बार बार पूछे जाते हैं उनकी ओर आते हैं। कविता में कुछ पंक्तियां कोष्ठकों में रखी गई हैं, आपकी समझ में इसका क्या औचित्य है? तो कविता में पंक्तियां कोष्ठक में दी गई हैं, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा यह अवसर खो देंगे, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। तो आप इन सारी पंक्तियों को नोट कर लेंगे। इन सभी पंक्तियों से यह अर्थ निकलता है कि मीडिया के लोगों के पास संवेदनाएं नहीं हैं। तो इसमें एक शब्द और जोड़ सकते हैं, सामान्यतः, क्योंकि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। लेकिन इस कविता के आधार पर कवि यही बताना चाहते हैं कि शारीरिक और मानसिक अपंगता के बावजूद जब व्यक्तियों को शोषण का शिकार बनाया जाता है तो उनकी पीड़ा किस तरह मन ही मन उन्हें घुटने के लिए मजबूर कर देती है और बढ़ती व्यावसायिकता का प्रभाव उन्हें बाजार में और अधिक शक्तिमान बनाने के लिए और अधिक शक्तिवान बनाने के लिए समाज के शोषण का हथियार बनकर मीडियाकर्मी आम आदमी को कभी कभी हानि भी पहुंचाते हैं। और नई कविता की विशेषता है कि कवि उन बातों को ब्रैकेट में रख रहा है, कोष्ठक में रख रहा है, नाटकीयता लाने का प्रयास कर रहा है। तो नई कविता में नए प्रयोग किए जाते हैं, तो यह नया प्रयोग भी है। प्रश्न जो मैं बार बार आपसे चर्चा कर रहा हूं, कैमरे में बंद अपाहिज कविता करुणा के बूटे भी क्रूरता की कविता विचार कीजिए। तो यह कविता अपनेपन की भावना में छिपी क्रूरता को व्यक्त करती है। सामाजिक उद्देश्यों के नाम पर अपाहिज की पीड़ा को जनता तक पहुंचाया जाता है। यह कार्य ऊपर से करुण भाव को दर्शाता है, परंतु इसका वास्तविक उद्देश्य कुछ और ही होता है। संचालक अपाहिज की अपंगता बेचना चाहता है।
वह एक रोचक कार्यक्रम बनाना चाहता ताकि उसका कार्यक्रम जनता में लोकप्रिय हो सके। उसे अपंग की पीड़ा से कोई लेना देना नहीं है। यह कविता यह बताती है कि दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले इस प्रकार के अधिकांश कार्यक्रम कारोबारी दबाव के कारण संवेदनशील होने का दिखावा करते हैं। इस तरह दिखावटी अपनेपन की भावना क्रूरता की सीमा तक पहुंच जाती है। आपकी पाठ्यपुस्तक का ही प्रश्न, हम समर्थ शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग्य किया है। अथवा आप देख सकते हैं दूसरे रूप में भी इसे पूछा जाता है परीक्षा में कभी कभी। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने यही व्यंग्य किया है कि मीडिया वाले समर्थ और शक्तिशाली होते हैं, इतने शक्तिशाली कि वे किसी की करुणा को पर्दे पर दिखाकर पैसा कमा सकते हैं। एक दुर्बल अर्थात अपाहिज को लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं ताकि लोगों की सहानुभूति प्राप्त करके प्रसिद्धि पाई जा सके। अगला प्रश्न, यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो इससे प्रश्नकर्ता यानी कार्यक्रम का जो संचालक है का कौन सा उद्देश्य पूरा होगा। तो कार्यक्रम संचालक व निर्माता एक ही उद्देश्य होता है, अपने कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाना ताकि वह धन व प्रसिद्धि प्राप्त कर सके। इस उपलब्धि के लिए उसे चाहे कोई भी तरीका क्यों न अपनाना पड़े वह अपनाता है। कविता के आधार पर यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो इससे सहानुभूति बटोरने का संचालक का उद्देश्य पूरा हो जाता है। समाज उसे अपना हितैषी समझने लगता है तथा इससे उसे धन व यश की प्राप्ति होती है। और अंतिम प्रश्न, पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिया किस रूप में रखा है। कवि कहना चाहता है कि मीडिया के लोग सहानुभूति अर्जित करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि अपंग व्यक्ति के साथ साथ दर्शक भी रोने लगें, लेकिन वे अपाहिज के न रोने वाले दृश्य को ज़्यादा देर तक नहीं दिखाना चाहते क्योंकि ऐसा करने में उनका पैसा बर्बाद होगा। समय और पैसे की बर्बादी वे नहीं चाहते। यानी उनका मूल उद्देश्य है दर्शकों को अपने कार्यक्रम से अधिक संख्या में जोड़कर अपनी टीआरपी बढ़ाना, टेलीविज़न पर जो रिस्पॉन्स आता है व्यूअर्स का कि इस समय जैसे आजकल कुछ पुराने टेलीविज़न सीरियल दोबारा शुरू किए गए, उन्हीं में से एक रामायण, जिसे देखने वाले दर्शकों की संख्या इतनी अधिक रही कि वो बाजार के कार्यक्रम बाजार में अब तक बिक रहे थे उनके दर्शकों की संख्या घट गई। तो इसी तरह टीआरपी बढ़ाना, क्योंकि भारत के दूरदर्शन चैनल का उद्देश्य यहाँ व्यावसायिक लाभ कमाना नहीं था बल्कि जनता को इस आपातकाल की स्थिति में महामारी के समय पुनः आदर्श और शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाले रामायण के पात्रों से परिचित करवाना और जनता के मन में वर्तमान परिस्थितियों से जूझने की ताकत पैदा करना उद्देश्य था। लेकिन बाजार के वो चैनल्स जो दर्शकों को उपभोक्ता के रूप में देखते हैं, अपने व्यावसायिक लाभ के लिए अपने कार्यक्रम का निर्माण करते हैं, तो ऐसे लोग वक्त की कीमत को पैसे से तोलते हैं। आपका गृह कार्य, आपका होमवर्क जो आपको करना है, कविता की सप्रसंग व्याख्या और काव्य सौंदर्य लिखिए। कविता से संबंधित पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्नों के उत्तर आप लिखें, क्योंकि अगर आप ये लिखने का काम करते रहेंगे तो आपकी परीक्षा की तैयारी होती रहेगी। क्योंकि हम कितने भी वीडियोस देख लें, उसको देखने के अंक हमें मिलने वाले नहीं हैं। आपकी अपनी भाषाई क्षमता, आपके अपने उत्तर देने की क्षमता परीक्षा उपयोगी अभ्यास पाएंगे। और पहले भी मैं बताता रहा हूं कि अभी इस सत्र में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं 2020-21 के लिए, उनकी जो वरिष्ठ
साथी थे जो 2019-20 में 12वीं की परीक्षा दे रहे थे, उनकी हिंदी की परीक्षा अभी नहीं हुई है, तो आप उनके साथ इन वीडियोस को साझा करें। उन्हें भी बताएं कि अभी भी उनकी हिंदी विषय की परीक्षा होनी है, तो वहाँ ये सारे वीडियोस, ये सारे प्रश्न उनके काम आएंगे। तो आपकी पाठ्य पुस्तक के ही 2 प्रश्न हैं जो आपकी लेखन की मौलिक प्रतिभा को, आपकी सृजनात्मकता को उभारने में आपकी मदद करेंगे। तो कविता के आसपास के 2 प्रश्न। यदि आपको शारीरिक चुनौती का सामना कर रहे किसी मित्र का परिचय लोगों से करवाना हो तो किन शब्दों में करवाएंगे? और दूसरा, एक पत्र जो परीक्षाओं में भी आता है, 5 अंकों के लिए आता, तो आप स्वयं इसका लिखने का अभ्यास करें। यदि आप इस कार्यक्रम के दर्शक हैं तो टीवी पर ऐसे सामाजिक कार्यक्रम को देखकर एक पत्र में अपनी प्रतिक्रिया दूरदर्शन निदेशक को भेजें। तो मैं अपेक्षा करता हूं कि इस वीडियो में, आज के पाठ में जो कुछ हमने पढ़ा है उसे आप नोट्स के रूप में अवश्य लिखेंगे, और अभ्यास के लिए जो एक लिंक शेयर किया गया है, और मैं प्रयास करूंगा अगली कक्षा में हम पिछली उन कविताओं के भी अभ्यास प्रश्नों को शामिल करें जो परीक्षा में उपयोगी होंगे। आप सभी दर्शकों से, सभी विद्यार्थियों से अनुमति चाहूँगा, इस अपेक्षा के साथ कि आप वीडियो देखते समय अपनी प्रतिक्रियाएं नहीं दे पाते हैं, लेकिन बाद में आपको लगता है कि कोई विषय संबंधित जानकारी आपको चाहिए, आप अवश्य उसे पोस्ट करें, और मैं प्रयास करूंगा आपके उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। आप सभी से अनुमति चाहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।